हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, हम एक ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक विमान अपनी जगह से उड़ान तो भरती है, लेकिन जब वो दूसरी जगह पहुंचती है तो उसके बीच 30 साल का समय लग जाता है। 2 जुलाई 1955 को एक डगलस DC-4 हवाई जहाज ने 57 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क शहर से मियामी फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरती है। लेकिन अफसोस, वो विमान लापता हो जाती है और कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है। बाद में न जाने कहां से वेनेजुएला के कराकस में एक हवाई जहाज दिखाई दिया और यह वही डगलस DC-4 विमान था जो लापता हो गया था। लेकिन उस विमान का स्वागत खुशियां राहत के साथ होने के बजाय डर, चिंता और भ्रम के साथ हुआ। पता चला कि विमान न केवल गलत मंजिल पर पहुंचा था बल्कि गलत समय पर भी पहुंचा था। जो विमान 2 जुलाई 1955 को लापता हुआ था वह ठीक 30 साल बाद यानी 9 मार्च 1985 को कराकस में उतरा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर गया कि आखिर हमने अभी जो सुना देखा वो क्या सच में था या कोई मिथोलॉजी था। वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं उस घटना की शुरुआती दौर से। उस समय 2 जुलाई को विमान को मियामी के लिए उड़ान भरनी थी। आमतौर पर इसमें केवल कुछ ही घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। कैप्टन मैगुएल विक्टोरियानो और उनके क्रू को उस ओलो के तूफान का अंदाजा नहीं था जिसका वे सामना करने वाले थे। एक सुगम टेकऑफ के बाद विमान अपनी क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गया और क्रू अपने नियमित कामों में लग जाते हैं। उपकरणों की निगरानी करना और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करना। फिर बिना किसी चेतावनी के फ्लाइट 914 रडार के स्क्रीन से गायब हो जाती है। न्यूयॉर्क में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने हताशा में फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ घंटे बाद सैन्य जेट और कर्मियों को विमान के अंतिम ज्ञात स्थान की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे विमान हवा में ही गायब हो गया हो। इससे पहले भी रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले सामने आए थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं थे। एक पूरा हवाई जहाज बस गायब हो जाना बहुत ही अजीब था। तब संयुक्त राज्य सरकार ने एक बचाव दल भेजा। दिनों तक बचाव अभियान अटलांटिस महासागर के आसपास पहाड़ों के घटनाओं में उनकी अंतिम ज्ञात दिशा के आधार पर खोज करते रहे। उन्हें मलबे या जीवित बचे लोग या कम से कम किसी सुराग के भी मिलने की उम्मीद थी। यात्रियों के परिवार वाले पीड़ा में थे, इस उम्मीद से चिपके हुए थे कि शायद उनके प्रियजन अभी भी जीवित हो सकते हैं। हालांकि खोज में किए गए अथक प्रयासों के बावजूद विमान का कोई भी सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे महीने बीतते गए, इस घटना को विमान के सबसे बड़े रहस्य में से एक रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। फिर खोज बंद कर दी गई, लेकिन यहाँ से चीजें 180 डिग्री घूम जाती है। जी हाँ, 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के कराकस में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने अपने दैनिक कार्यों को देख रहे थे जब अचानक उन्हें रडार पर एक पुराना प्रोपेलर चलित विमान दिखाई दिया। क्रू मेंबर्स में से एक के अनुसार यह विमान उस जगह के हिसाब से बिल्कुल ही अजीब लग रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विमान मानो कहीं से अचानक प्रकट हो गया था और उसे कंट्रोल टावर में हलचल मचा दी थी। फिर उन्होंने इस अज्ञात पायलट से संपर्क किया। पायलट ने जवाब दिया, यह पैन ए फ्लाइट 914 है, उतरने की अनुमति चाहता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इतने स्तब्ध थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। पहचान संख्या मिलाने पर उस विमान से मेल खाती थी जो लगभग 37 साल पहले गायब हो गया था। और संदेह तब आत्मविश्वास में बदल गया जब विमान उतरा और ग्राउंड वर्कर्स ने विमान की खिड़कियों से यात्रियों को देखा। वे बूढ़े नहीं लग रहे थे या ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी उम्र बढ़ी हो। जो विमान 3 दशक पहले गायब हो गया था वह उनकी आंखों के ठीक सामने था। विडंबना यह है कि यात्रियों का मानना था कि वे अभी भी मियामी के रास्ते में हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाज नहीं था कि बहुत समय बीत चुके थे। अधिकारी और मेडिकल स्थिति को संभालने के लिए हर तरफ दौड़ पड़े।
लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। पायलट ने एक कैलेंडर उठाया मानो वह दिन देखना चाहता हो, फिर उसने उसे खिड़की से बाहर गिरा दिया। अचानक हवाई जहाज के प्रोपेलर घूमने लगे और वह रनवे से उड़ान भरकर आसमान में गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। अब इस कहानी के कुछ संस्करणों में पायलट ने दोबारा उड़ान नहीं भरी। जब विमान वेनेजुएला में उतरा तो ग्राउंड कंट्रोल ने यात्रियों को देखा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में तुरंत मदद की। यात्री भ्रमित और चकित होकर विमान से बाहर निकले। कई को मेडिकल जांच और चेकअप के लिए ले जाया गया। जब पायलट से उसकी यात्रा के विवरण और वह वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में कैसे प्रकट हुआ इस बारे में पूछा गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके अनुसार एक पल वह वहां था और अगले ही पल वह यहाँ था। वह अभी भी इस पूरे घटनाक्रम में सदमे में था। इस पूरे अनुभव में और भी कई अजीब बातें थी। एक तो कि यह 37 साल बाद भी विमान पूरी तरह से सुरक्षित था। कोई खरोच नहीं, कोई डेंट टेंट नहीं और कोई मेंटेनेंस नहीं। जिन ग्राउंड कंट्रोल वालों ने विमान को रनवे पर दौड़ते देखा उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे विमान को एक टाइम कैप्सूल में संरक्षित किया गया हो। अगर कहा जाए कि विमान किसी तरह 37 साल तक बचा रहा तो वह भी अभी एकदम नई हालत में कैसे था, जैसे उसने कभी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट छोड़ा ही न हो। यदि हम बात करें उस विमान में बैठे यात्रियों को तो उनका क्या? उनमें उम्र बढ़ने के कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे थे। न चेहरों पर झुर्रियां थी, न कद काठी में बदलाव। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कपड़े और निजी सामान अस्थायी रूप से जमा कर दिया गया हो। हालांकि मनोवैज्ञानिक रूप से पायलट और यात्री इस खोज से बुरी तरह प्रभावित थे। 1955 में जब विमान शुरू में गायब हुआ था तो यह एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कुछ लोग ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें खुद देखना था। कुछ साल आगे बढ़ते हैं और विमान के प्रकट होने की बात पक्की हो गई। अब इस कहानी ने तुरंत दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दुनिया भर के मीडिया, ऑल आउट पत्रकार और प्रसिद्ध हस्तियों इस कहानी को कवर करने के लिए तेजी से कराकस पहुंच गए। यहाँ तक कि एविएशन फोरेंसिक्स विशेषज्ञों, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को भी यह पता लगाने के लिए बुलाया गया कि आखिर हुआ क्या था, सच क्या है। यात्रियों के परिवार जो लंबे समय से उम्मीद छोड़ चुके थे, वे भावनाओं के एक अजीब मिश्रण में अभिभूत थे। खुशी, अविश्वास और भ्रम का एक मिश्रण सोचिए। फिर भी परिवार फिर से मिल गए तो ठीक है। एक संस्करण में पायलट आया और उतनी ही तेजी से वापस चला गया और दूसरे संस्करण में पायलट और यात्री सुरक्षित रूप से उतरे और उन्हें आपातकालीन देखभाल के लिए ले जाया गया। एक सुखद अंत और एक उतना सुखद अंत नहीं। इनमें से कोई भी संभावना अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं देती कि विमान कहाँ गया था आखिर। इस कहानी के बारे में सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह है कि फ्लाइट 914 सीधे समय के एक अजीब क्षेत्र में चली गई थी जिसने इसे 37 साल भविष्य में भेज दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस सिद्धांत का समर्थन करती है क्योंकि यह कहती है कि समय स्थिति के आधार पर धीमा या तेजी चल सकता है। आइंस्टीन के अनुसार मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीमी गति से चलता है। उदाहरण के लिए किसी विशाल वस्तु जैसे ग्रह या तारे के पास समय अधिक या धीरे धीरे बीतेगा। तो परिदृश्य यह है कि जैसे ही फ्लाइट 914 वार्म होल में प्रवेश किया, तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के कारण यात्रियों और क्रू ने अत्यधिक टाइम डिलेशन का अनुभव किया। अब यह बाहरी पर्यवेक्षक के लिए विमान 1955 में गायब हो गया लगता है, जबकि विमान में मौजूद लोगों के लिए समय बस धीरे धीरे बीत रहा था। घटना के बाद अधिकारियों ने इस खोज के निहितार्थों का महसूस किया और इसे समझदारी से दबाने का फैसला किया। कुछ भौतिक विद्वानों का मानना है कि कुछ स्थितियों के समय संबंधी विसंगतियां हो सकती है। भौतिक विज्ञान जॉन क्रेमर ने इस बारे में बात की है कि कैसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में समय प्रभावित हो सकता है। जरा फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को ही देख लीजिए। यहाँ माना जाता है कि एक जहाज गायब हो गया और फिर से प्रकट हो गया था।
बहरहाल कुछ लोगों को लगता है कि उस समय के हिसाब से वर्म होल या टाइम ट्रेवल की बातें पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जिस चीज पर विश्वास करना उतना मुश्किल नहीं था वह था यूएफओ। 1950 के दशक में लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब चीज देखी थी। इसमें बहुतों को विश्वास हो गया था कि हमारे ग्रह के पड़ोसी यानी एलियंस हो सकते हैं। जो लोग इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं वे सोचते हैं कि विमान को एक एलियंस स्पेसिफिक में ले जाया गया है, उसका अध्ययन किया गया और फिर उसे पृथ्वी पर वापस कर दिया गया, शायद गलती से या किसी बड़े प्रयोग के हिस्से के रूप में। घटना के समय आसपास के चश्मदीदों ने कहा था कि उन्होंने आसमान में कई हॉवरक्राफ्ट देखे थे और ये विमान परिचित नहीं थे। वे आसमान में दिखी छवियों को ठीक से वर्णन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास तस्वीरें थी। ये गवाह इस सिद्धांत को और भी विश्वसनीय बनाते हैं। इसके अलावा यात्रियों ने और क्रू याद नहीं आ रहा था कि उन गायब हुए सालों के दौरान क्या हुआ था। यह यूएफओ के अपहरण के मामलों में एक बहुत ही आम बात थी, जैसे कि सितंबर 1961 में बैटी और वर्मी हिल के अपहरण का मामला हुआ था। कहानी के अनुसार हिल कनाडा में छुट्टियों से घर लौट रहे थे जब उन्होंने एक यूएफओ का सामना करने का दावा किया। उन्होंने आसमान में अजीब सी रोशनी देखने और मिसिंग टाइम की अवधि का अनुभव करने की भी सूचना दी। हिल्स का शुरू में अपहरण की कोई याद नहीं था, केवल समय का गायब होना और अजीब शारीरिक संवेदनाएं याद थी। उनकी यादें बाद में हिप्नोटिक रिग्रेशन सेशन के माध्यम से सामने आई। शायद फ्लाइट 914 में सवार यात्रियों ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया हो जिसने उसे भ्रमित कर दिया हो। इसी तरह से ट्रेविस वाल्टन का एक और मामला है, जो अपाचे सिट ग्रीविस नेशनल फॉरेस्ट में एक लॉगिंग क्रू के साथ काम कर रहे थे जब उनका सामना आसमान में एक तेज रोशनी से हुआ। वाल्टन कथित के तौर पर प्रकाश की किरण के पास गए और उन्हें एक झटका लगा और वे बेहोश हो गए थे। उन्हें सहकर्मियों ने उन्हें मृत मानकर घबराहट में घटना स्थल से भगा ले गए। वाल्टन 5 दिन बाद फिर से प्रकट हुए, भ्रमित थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। फिर से याददाश्त का खो जाना। 20 अगस्त 1976 को मेन में अलागस अपहरण, जिसमें 4 दोस्त शामिल थे, भी अलग नहीं था। जिम, जैक, चार्ली और चक एक कैंपिंग ट्रिप पर थे जब उन्होंने रात को मछली पकड़ते समय एक यूएफओ का सामना किया। उन्होंने एक तेज रोशनी देखी, उन्होंने एक अंतरिक्ष यान देखी और उन्हें एक अंतरिक्ष यान में ले जाया गया। इस घटना के बाद दोस्ती की कई मेडिकल जांच हुई, लेकिन वे सभी याददाश्त खोने के कारण शुरू में घटना का वगैरह नहीं दे सके। वैसे चैनल पर इन वीडियो को जरूर देखें अगर वे पहले से ही मौजूद नहीं हैं। अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें तो बेझिझक नीचे टिप्पणी करें। यह कहना कोई बड़ी छलांग नहीं होगी कि फ्लाइट 914 के यात्रियों की यादें मिटा दी गई थी और यूएफओ थ्योरी बहुत ही प्रशंसनीय लग रही थी। खैर, यह तो विमान में सवार सभी लोगों की याददाश्त खोने की व्याख्या कर सकता है, लेकिन वे गायब कैसे हुए? 1947 से 1991 तक शीत युद्ध के दौरान सरकार ने कई गुप्त परियोजनाओं और प्रयोगों पर काम किया। कुछ लोगों को लगता है कि फ्लाइट 914 इन्हीं गुप्त परियोजनाओं में से एक थी, जिसमें संभवतः नई तकनीकी या टाइम ट्रेवल की क्षमता शामिल थी। वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया कि विमान की वापसी का मतलब था कि प्रयोग विफल हो गया था। सरकार भी इसके बारे में और सवालों से बचना चाहती थी, इसलिए समझदारी भरा फैसला यही होता है कि सब कुछ गुप्त रखा जाए। कई दस्तावेज सार्वजनिक किए गए जो यह साबित करते हैं कि सरकार वास्तव में शीत युद्ध के दौरान गुप्त परियोजना पर काम कर रही थी। पूरे गवाहों ने यह भी वर्गीकृत जानकारी साझा की है कि उस समय नई और प्रयोगात्मक तकनीकी का परीक्षण किया जा रहा था। ऐसी ही एक तकनीकी थी मैन्ड ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी यानी MOL। 1960 के दशक के दौरान MOL नामक एक गुप्त अमेरिकी वायुसेना परियोजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य एक सैन्य अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना था। MOL का इरादा टोही मिशन
संचालित करना और उच्च रेजोल्यूशन कैमरों सहित उन्नत अवलोकन उपकरणों का उपयोग करके खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। एक आदर्श दुनिया में कार्यक्रम को इन्हीं निगरानी प्रणालियों को संचालित करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी क्षमताओं में वृद्धि हो। MOL परियोजना की कुछ संभावनाएं उभरती है। यह संभव है कि पैन ए फ्लाइट अटलांटिस के ऊपर उड़ान भरते समय किसी गुप्त MOL मिशन के रास्ते में आ गई हो। विमान MOL के किसी खराब हिस्से से टकरा सकता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विसंगति पैदा हुई, जैसे फ्लाइट गायब हो गई। खैर, अगर यह थ्योरी सही है और MOL ऑपरेशन ने प्रत्यक्ष रूप से फ्लाइट 914 को प्रभावित किया, तो क्या अमेरिका वायुसेना ने अपनी गुप्त जानकारी को जनता तक पहुंचाने से रोकने के लिए इस घटना को वर्गीकृत कर दिया होता? यह सबूतों के गायब होने का व्याख्या करेगा, जैसे कि कैलेंडर और टावर टेप। साथ ही यह भी कि फ्लाइट न्यूयॉर्क के हवाई क्षेत्र और अटलांटिस के पानी के साथ कैसे गायब हो गई थी। एक और संभावना यह हो सकती है कि अंतरिक्ष और समय के हेरफेर से संबंधित प्रयोगात्मक तकनीकी का परीक्षण किया जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे 1943 में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के कथित उद्देश्य में थे। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जिसे प्रोजेक्ट रेनबो भी कहा जाता है, को अंजाम दिया गया था, जिसने नौसेना ने अपनी एक उभरती हुई तकनीकी का परीक्षण करने का फैसला किया था। एक ऐसा प्रयोग जो कथित तौर पर USS एल्ड्रिज जहाज को रडार की पकड़ से उद्देश्य बना देता है। खैर, कहानी संक्षेप में यह है, प्रयोग के कारण जहाज 2 समय अवधि के बीच कूद गया। इसका क्रू पर कोई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। ऐसी रिपोर्ट थी कि इंसान जहाज के दीवारों से चिपक गए थे। यह दृश्य भयावह था, लेकिन फ्लाइट 914 की तरह जहाज वापस लौट आया। कई लोग ने अनुमान लगाया है कि विमान का फिर से प्रकट होना उसी तकनीकी के कारण हो सकता है जिसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट रेनबो पर किया गया था। विमान समय के माध्यम से अदृश्य हो गया था, जिसे वह टाइम वार्प भी कर गया। अब तक की कई थ्योरी में एक आम बात थी, यह संभावना कि सरकार ने सब कुछ दबा दिया है, सभी सबूत नष्ट कर दिया और जनता से छिपा दिए। खैर, यह ठीक है और काफी हद तक विश्वसनीय भी है, लेकिन आप यात्रियों को कुछ भी याद न रहने वाली बात कैसे समझाएंगे? आप फिर से कहेंगे कि यह UFO मुठभेड़ से याददाश्त खोना हो सकता है, लेकिन यह औसत UFO अनुभव से अलग था। अपहरण लोग हिप्नोसिस या हिप्नोटिक रिग्रेशन के बाद अपनी यादें वापस पा सकते थे। फ्लाइट का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं कर सकता था। यह अगले सवाल की ओर ले जाता है, सरकार ने विमान में सवार सदस्यों के दिमाग को कैसे मिटा दिया? खैर, कुछ लोग सोचते हैं कि यह सब MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट का हिस्सा था। MK अल्ट्रा CIA का एक गुप्त कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य ड्रग्स, हिप्नोसिस और अन्य तरीके के इस्तेमाल से माइंड कंट्रोल की तकनीकी विकसित करना था। यह कार्यक्रम 1950 के दशक की शुरुआत से 1970 के दशक की शुरुआत तक चला और इसमें अनिवीक्षुक मानव विषयों पर कई अनैतिक प्रयोग शामिल थे। थ्योरी यह है कि पैन ए फ्लाइट 914 MK अल्ट्रा के एक प्रयोग में फंस गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर हिप्नोसिस या दिमाग बदलने वाले पदार्थ का इस्तेमाल शामिल था। विमान में सवार सदस्यों ने बाद में अजीब चक्कर, सिर दर्द और बुखार के मामलों की सूचना दी। शायद यह प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के कारण था। वैसे भी एक बार ऑपरेशन माइंड वाइप पूरा हो जाने के बाद कवर अप को पूरा करने के लिए केवल भौतिक सबूतों को मिटाना बाकी था। MK अल्ट्रा के प्रमुख डॉक्टर सिडनी गॉटलिब के बारे में CIA की वर्गीकृत फाइलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण किया गया है। एक LSD हिप्नोसिस और इसी तरह के प्रयोगों को देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। 1977 में MK अल्ट्रा प्रयोग के जीवित सदस्यों ने अपने अनुभवों के बारे में गवाही दी थी। शीत युद्ध के शुरुआती दिनों में CIA ने माइंड कंट्रोल के तरीकों खोजने के इरादे से एक गुप्त कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया था। सरकारों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भर में मनोरोग संस्थानों की एक सेना को वित्त पोषित किया
ताकि वे अनजाने रोगियों पर साइकेडेलिक ड्रग्स, सेंसरी डिप्राइवेशन, इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट और बहुत कुछ का उपयोग करके प्रयोग कर सकते। कार्यक्रम को इसके कोड के नाम MK अल्ट्रा से जाना जाता था। कोरियाई युद्ध के अंत में कई आजाद हुए अमेरिकी युद्धबंदी जब घर लौटे, जो अपार्टमेंट ब्रेन वॉश लग रहे थे, जैसे कम्युनिस्ट प्रचार कर रहे थे। अमेरिका अधिकारियों को संदेह था कि सैनिकों को उन चीज़ों के अधीन किया गया था जिन्हें वे नई कम्युनिस्ट माइंड कंट्रोल तकनीकी मानते थे। इस स्थिति से चिंतित होकर नवगठित CIA ने मनुष्यों पर मनोरोग प्रयोग के लिए $25 मिलियन आवंटित किए। एक संयुक्त राज्य अमेरिका ने CIA द्वारा किया गया अब तक का सबसे गुप्त कार्यक्रम था। मनोरोगों अस्पतालों में मरीज, संघीय संस्थानों में कैदियों और यहाँ तक कि जनता में भी लोगों की उनकी जानकारी के बिना ड्रग्स दिए गए और उन पर प्रयोग किए गए थे। MK अल्ट्रा के भीतर शुरुआती परियोजनाओं में ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स शामिल था। उन्होंने सेफ हाउस स्थापित किए जहां वेश्याएं पुरुषों को इन अपार्टमेंट में फुसला कर लाती थी और फिर जब पुरुष अपार्टमेंट में होते थे तो उन्हें LSD दी जाती थी और फिर CIA के वैज्ञानिक आमतौर पर एक ट्रूबे मिरर के पीछे उनका अध्ययन करते थे। अब तक हमने उस संभावित थ्योरी को देखा है जो समझा सकती है कि व्हेन ए फ्लाइट उस दिन अचानक कैसे गायब हो गई थी, और हमारे पास अभी भी कोई निश्चित जवाब नहीं है कि क्या हुआ था। खैर, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गहन विश्लेषण करने पर इनमें से कुछ थ्योरी टूट जाती है। चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और टाइम ट्रेवल की संभावनाओं पर वापस आते हैं। भौतिकी के विशेषज्ञों कहते हैं कि टाइम ट्रेवल और वार्म होल दिलचस्प विचार हैं, लेकिन हमारे पास जो तकनीकी अभी है उसमें से यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। इस थ्योरी की एक बड़ी आलोचना यह है कि एक टाइम पोर्टल या वार्म होल बनने के लिए भी भारी मात्रा में ऊर्जा, संभवतः एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता होगी जिसे हम वर्तमान में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि यह समय में यात्रा करना वास्तव में संभव था, तो विमान में सवार यात्री कैसे बच सकते हैं? देखिए, भौतिकी हमारी वर्तमान समझ बताती है कि समय के माध्यम से यात्रा करना विशेष रूप से एक नॉन लीनियर तरीके से मानव शरीर और विमान दोनों के लिए अत्यधिक तनाव में डाल देगा। गुरुत्वाकर्षण के बल, विकिरण जोखिम और आणविक विघटन इनमें से कुछ है। हालांकि कहानी के अनुसार फ्लाइट 914 के यात्रियों ने दोबारा प्रकट होने पर कोई शारीरिक या चिकित्सीय समस्या नहीं दिखाई। वास्तविकता में टाइम ट्रेवल की काल्पनिक स्थितियों के थोड़े समय के संपर्क में आने से भी विमान को मानव शरीर की तो बात ही छोड़ दे, गंभीर हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में जेट लैग का गंभीर मामला हो सकता है, तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि समय में यात्रा करना आपके शरीर। अब यह कहानी सुनने में झूठ सी लगती है, लेकिन है नहीं। यह कहानी जो आपने सुना वह पूरी तरह से सच है, और मुझे लगता है कि यह UFO मामले के सबसे सटीक कवरिंग में से एक है जो मैंने इस वीडियो में बात की है। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।